हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमितेंद्र आपका वीरगाथा सीरीज में स्वागत करता हूं, जिसमें हम भारतवर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास और उसमें योगदान देने वाले शूरवीरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत से शूरवीरों के बारे में आपने सुना होगा, जिनकी वीरता की कहानी सुनकर रोमांच भर जाता है। फिर चाहे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, पृथ्वीराज चौहान हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप। इनकी कहानियां हम बचपन से ही सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी योद्धा रहे हैं जिनके बारे में हमें कम ही सुनने और पढ़ने को मिलता है। आज हम ऐसे ही शूरवीर योद्धा की बात करने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे सम्राट के शौर्य की है जिसकी कीर्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्तमान मध्य एशिया तक गूंजी है। ऐसे योद्धा जिन्होंने भारत में हो रहे अरबी तथा तुर्की आक्रमणों को रोक कर रखा, जिसने दक्षिण से लेकर पूर्व भारत तक सैन्य अभियान चलाया, जिन्होंने चीन पर आक्रमण कर उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इनके शासनकाल में इनकी राज्य की सीमा कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक तथा उज्बेकिस्तान से लेकर बंगाल के सुंदरबन तक फैली हुई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के सबसे महान तथा ताकतवर शासक ललितादित्य मुक्तापीड की, जिनको इनके विजय अभियानों के कारण अलेक्जेंडर ऑफ द कश्मीर यानी कि कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता है। सम्राट ललितादित्य ने भगवान सूर्य को समर्पित भारत के सबसे प्राचीन मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कश्मीर के अनंतनाग में स्थित इस मंदिर के अवशेष आज भी अपने भव्यता और गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि ललितादित्य कौन थे? कश्मीर की राजाओं की कहानी हमें 12वीं शताब्दी में लिखी गई कल्हड़ की एक किताब राजतरंगिनी में मिलता है। यह एक इकलौती किताब है जिसमें कश्मीर के 1000 सालों का इतिहास दर्ज है। राजतरंगिनी के अनुसार कश्मीर में बहुत से राजाओं में से सबसे महान थे राजा ललितादित्य, जो कि कश्मीर के कारकोट वंश से संबंध रखते थे। कारकोट वंश की स्थापना 625 ईस्वी में दुर्लभ वर्मन नाम के एक राजा ने की। ललितादित्य इस वंश के 5वें राजा थे। कल्हड़ के अनुसार इनका शासनकाल 624 ईस्वी से 661 ईस्वी तक रहा। इस काल को कश्मीर का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इनके बारे में हमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी अली अहमद द्वारा लिखी गई चचनामा से भी मिलती है। ललितादित्य ने अपने शासनकाल में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। जिस वक्त सम्राट ललितादित्य गद्दी पर बैठे, उस वक्त भारत के उत्तरी भाग में तिब्बत काफी ताकतवर हो चुका था, जो कश्मीर पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। साथ ही पश्चिम में अरब का आक्रमण शुरू हो गया था, जिन्होंने अब तक सिंध में राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर कब्जा कर लिया था। वहीं दक्षिण की तरफ राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में एक पावर वैक्यूम बन गया था। 725 ईस्वी आते आते कारकोट साम्राज्य का तीनों तरफ से अपनी सीमा सुरक्षित करना जरूरी हो गया। यही कारण था कि सम्राट बनते ही इन्होंने सभी दिशाओं में अपने सैन्य अभियान चलाए। प्राचीन भारत में तब दो मुख्य रास्ते हुआ करते थे जिसमें व्यापार आदि हुआ करता था, उत्तर पथ तथा दक्षिणा पथ। उत्तर पथ पंजाब से बंगाल तक जाता था, वहीं दक्षिणा पथ बनारस से लेकर दक्षिण में चोल राजाओं की सीमा तक जाता था। सबसे पहले इन्होंने उत्तरा पथ के लिए अभियान किया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार R.C. मुजुमदार अपनी किताब पेंशन इंडिया में लिखते हैं कि ललितादित्य का पहला महत्वपूर्ण भारतीय अभियान अपने पड़ोसी राज्य कन्नौज में हुआ था, जिसपे पुष्यभूति वंश के यशोवर्मन का शासन था। कल्हड़ के अनुसार ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच कई दौर की लड़ाइयाँ चली और एक संधि भी हुई, परंतु यह संधि विफल रह गई और अंत में ललितादित्य की इस लड़ाई में जीत होती है। कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद अब अपनी विस्तारवाद की नीति का अनुसरण करते हुए महाराजा ललितादित्य ने पूर्वी भारत की तरफ अपना अभियान शुरू। सबसे पहले इन्होंने कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा, और फिर गौड़, जो कि वर्तमान का बंगाल है, दोनों पर कब्जा किया। इस प्रकार सम्राट ललितादित्य के राज्य की सीमा कश्मीर से असम तक फैल गई थी। इसके बाद वे दक्षिणा पथ पर अपनी विजय परचम लहराने के लिए निकल पड़े। दक्षिणा पथ अभियान के दौरान इन्होंने चालुक्य की राजकुमारी रत्ता से विवाह किया और चालुक्यों के साथ मिलकर इन्होंने राष्ट्रकूटों को युद्ध में परास्त किया तथा कावेरी नदी तक के क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रकार ललितादित्य के जीत का परचम उत्तर पथ से लेकर दक्षिण पथ तक लहराया। दक्षिण पथ में मिली विजय के पश्चात ललितादित्य की सेना कोंकण, गुजरात तथा मालवा होते हुए वापस कश्मीर पहुंची। सम्राट ललितादित्य का यह अभियान 14 वर्षों तक चला, जिसके कारण से इनको कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। दोस्तों, सिकंदर का जो अभियान था वो 11 वर्षों तक चला। इस अभियान के बाद ललितादित्य ढेर सारा धन दौलत लेकर
कश्मीर वापस लौटे और अब समय था पश्चिम में यानी कि अरब पर अभियान का। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराने के बाद सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। अरबियों को लगा कि जब सिंध के पास इतनी सारी दौलत है तो कश्मीर के पास तो बहुत सारा धन होगा। इसी सोच के साथ अरबियों ने अगला हमला कश्मीर पर ही किया। अरब गवर्नर जुनैद ने जब कश्मीर पर हमला किया उस समय ललितादित्य पूरी तरह तैयार हो चुके थे। उन्होंने मेवाड़ के शासक बप्पा रावल और चीन तथा अन्य छोटे राज्यों की सहायता प्राप्त करी तथा युद्ध में अरबी सेना को बुरी तरीके से परास्त। इस अभियान से जुनैद को भारी क्षति हुई और उसकी सेना युद्ध भूमि से भाग खड़ी हुई। अरब और कारकोट साम्राज्य के बीच हुए इस युद्ध की जानकारी हमें फतेहनामा नामक एक पुस्तक से मिली। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ललितादित्य के परम मित्र थे। बप्पा रावल ने ललितादित्य की मदद से सिंध के मुस्लिम शासक सलीम को हराया था और सिंध और गजनी पर अधिकार कर लिया था। अरबियों को हार का स्वाद चखाने के बाद ललितादित्य ने काबुल के रास्ते तुर्कमेनिस्तान पर आक्रमण किया और वहां के बुखारा क्षेत्र के शासक मोमिन को 4 भीषण युद्धों में परास्त किया। मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने इस युद्ध में सम्राट ललितादित्य की सफलता की पुष्टि की है। इस प्रकार सम्राट ललितादित्य ने मध्य एशिया तक अपना आधिपत्य स्थापित करके अपनी राज्य की सीमाओं को कैस्पियन सागर तक विस्तृत कर दिया। यह भी माना जाता है कि ललितादित्य की सेना पर्सिया तक पहुंच गई थी। ललितादित्य ने न सिर्फ बाहरी आक्रमणकारियों से अपने राज्य को सुरक्षित रखा बल्कि अपने राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। इतिहासकारों की माने तो अरब और तुर्क के प्रति सम्राट का आक्रोश ऐसा था कि उन्हें परास्त करने के बाद वे उनके सर के आधे बाल मुड़वा दिया करते ताकि अरब और तुर्क अपनी हार को हमेशा याद रखें। अब हम बात करते हैं ललितादित्य के कूटनीति। कश्मीरी इतिहासकार PNK बमजई अपनी पुस्तक कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि ललितादित्य ने अपनी सेना में चीनी सैनिकों को भी भर्ती किया था। चीन के पास युद्ध की बेहतर टेक्नोलॉजी थी जिसे इन्होंने अपने आर्मरी में शामिल किया। इनके एक सेनापति का नाम था कान कुन जो संभवतः एक चीनी सैनिक था, क्योंकि मैंडारिन भाषा में आर्मी जनरल को कान कुन कहा जाता है। चीन के साथ ललितादित्य का एक और प्रसंग जो कि बहुत रोचक है, जिसका जिक्र चीन के ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। अगर आप 7वीं सदी का नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन में उस समय टैंग नाम के साम्राज्य का शासन हुआ करता था। इसी के साथ तिब्बत में भी एक साम्राज्य हुआ करता था जो कि चीन से ज्यादा ताकतवर। दोनों राज्य में बहुत ही भीषण दुश्मनी थी। टैंग वंश के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि दोनों राज्यों के बीच शांति समझौते के लिए एक शादी का सहारा लिया गया। तब 12 साल की एक टैंग राजकुमारी का विवाह तिब्बती राज परिवार में कर दिया गया, लेकिन वहां राजकुमारी इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया। राजकुमारी ने इसके लिए कश्मीर से मदद मांगी और तब कश्मीर के राजा की तरफ से जवाब में एक खत भेजा गया जिसमें लिखा था, राजकुमारी कश्मीर में आपका स्वागत है। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि तिब्बत और कश्मीर के बीच तनातनी थी, क्योंकि तिब्बत अपने साम्राज्य को फैला रहा था। इसी मुसीबत से निपटने के लिए ललितादित्य ने चीन के टैंग साम्राज्य के साथ गठजोड़ करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप कश्मीर और टैंग साम्राज्य के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हो गए। ललितादित्य ने टैंग राजमहल में एक खत भी भिजवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे उनकी सेना तिब्बत को कई बार खदेड़ चुकी है। उन्होंने तिब्बत के प्रभाव को कम करने के लिए टैंग वंश को मदद की पेशकश की और 2 लाख सैनिकों की एक सेना देने का वादा भी किया। इसके बाद तिब्बत और कश्मीर के बीच कई लड़ाइयाँ हुई। 3 असफल अभियानों के बाद 747 ईस्वी में ललितादित्य तिब्बत को हराने में सफल होते हैं। ललितादित्य के शासनकाल में कारकोट साम्राज्य का विस्तार इतना ज्यादा हो गया था कि उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में द्वारिका तक तथा पूर्व में अहोम और गौड़ से लेकर पश्चिम में मध्य एशिया तक हो गया। साहस और पराक्रम की मूर्ति सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर की ताकत और प्रतिहस्त को चरम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, किसी राजा के महान होने का मतलब सिर्फ सैन्य अभियानों से नहीं होता है। असल सवाल यह होता है कि उसने जनता के लिए क्या किया। सम्राट ललितादित्य एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक परोपकारी शासक भी थे। उन्हें विज्ञान और वास्तुकला में विशेष रुचि थी। उन्हें महान कहे जाने के पीछे एक बड़ा कारण उनके द्वारा बनाए गए पुल, मठ, मंदिर और नहरें। इन मंदिरों में से एक मंदिर था भगवान सूर्य को समर्पित मार्तंड सूर्य मंदिर। सम्राट ललितादित्य की उपलब्धियां सिर्फ सैन्य शक्ति और राज्य विस्तार तक ही सीमित नहीं थी। वह एक कुशल प्रशासक और प्रजा प्रेमी। उनकी सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से थी घाटी में लगातार आ रही बाढ़ की समस्याओं को हल कर।
कल्हण के अनुसार झेलम जहां कश्मीर को पानी देती थी, वहीं झेलम में आने वाली बाढ़ हर साल आपदा लाती। ललितादित्य ने नदी का सिल्ट साफ कराया और नहरें बनवाई ताकि बाढ़ को काबू किया जा सके और सुदूर इलाकों में पानी भी पहुंचाया जा सके। कल्हण बताते हैं कि ललितादित्य ने एक विशाल पंचक्की का भी निर्माण कराया था। इसके अलावा नरहरि की एक विशाल प्रतिमा भी बनवाई थी जो चुंबकों की मदद से हवा में तैरती। इसके अलावा विष्णु स्तंभ का भी जिक्र कल्हण ने अपनी पुस्तक में किया है, जो 54 हाथ बराबर लंबी थी और उसके ऊपर गरुड़ की प्रतिमा बनी हुई। दोस्तों, सम्राट ललितादित्य उन शूरवीर शासकों में से एक थे जिनके पराक्रम और साहस ने हमें गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का मौका दिया। सम्राट ललितादित्य की मृत्यु 760 ईस्वी में हुई और इसी के साथ कश्मीर के स्वर्णिम युग का भी अंत हो गया। ललितादित्य की मृत्यु को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित। इसी में से एक सोर्स के अनुसार इनकी मृत्यु अरण्यक यानी कि पूर्व ईरान में एक मिलिट्री अभियान के दौरान बर्फ में दबने के कारण। दूसरी कहानी के अनुसार एक मुश्किल सी पहाड़ी इलाके में अपनी सेना से बिछड़ जाने की वजह से इन्होंने आत्महत्या कर। सम्राट के पराक्रमी स्वभाव को देखते हुए ये मानना कि उन्होंने आत्महत्या करी थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है, पर सच्चाई जो भी हो, या तो तय है कि ललितादित्य का कश्मीर और भारतवर्ष के इतिहास में एक बड़ा जरूरी और उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। उनकी साहस और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम था कि उनके शासनकाल में अरबी और तुर्की आक्रमणकारियों ने अगले कई दशकों तक भारत पर दोबारा हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में जानने के लिए तथा दैनिक समाचार व विश्लेषण आसान भाषा में देखने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं वीरगाथा के नए एपिसोड में। जय हिंद।